मैंने पहले एक से पहले मेरी वाइफ से, अगर मेरे को नहीं समझे मैं आपसे आके समझिए, पहले 4 मिनट। हाँ, ये हो जाएगा आज का चैप्टर है ट्रायंगल्स, हमारा चैप्टर नंबर 7। इंपॉर्टेंट भी है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली बुक से ही आते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पलर से ही। ठीक है। आपने टाइप ऑफ ट्रायंगल्स तो पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स होते हैं स्केलीन, आइसोसलस, इक्विलेटरल। ठीक है। स्केलीन मतलब ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। आइसोसलस होता है ओनली टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल होता है ऑल थ्री आर इक्वल। ठीक हो गया। तो हमें ट्रायंगल को नेम करना, साइड्स, एंगल्स को नेम करना सब आता है ना। एंगल के बेसिस पर जब हम लेकर चलते हैं तो हमारे पास आता है सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90। तो जब तीनों एंगल्स का, ट्रायंगल के तीन एंगल्स है ना, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जब 90 से छोटे हैं उन सबको ऐड करोगे 180 सम तो बन ही जाएगा। सो ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, तो उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से एक और चीज है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्रीज। इसका पहले प्रूफ हुआ करता था, अब ये डिलीटेड है सिलेबस से, बट इन जनरल प्रॉपर्टी हम इसे याद रखते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। फाइन। अब आते हैं व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ओनली वन एंगल इज अ राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? 90। ओनली वन एंगल इज 90 डिग्रीज। बाकी जो दोनों एंगल्स है वो कौन से होंगे? other two angles will be acute angles। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है इस चीज को ना, क्योंकि ये 1 मार्कर में क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, आपके एजर्शन रीजनिंग में भी आता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों एंगल्स लेस देन 90, ये भी लेस देन 90। ठीक हो गया। सो एग्जैक्टली वन एंगल 90। और एक चीज और, जो लेस देन 90 वाले एंगल्स हैं उनका सम एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल। राइट एंगल में ना ये क्वेश्चन आता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल। तो ऐसा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। क्लियर हो गया। ऐसे वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें सिर्फ एक एक्यूट होगा, सॉरी एक राइट होगा, दो एक्यूट एंगल्स होंगे। सो अ ट्रायंगल कैन हैव एग्जैक्टली वन राइट एंगल। अ ट्रायंगल कैन हैव एग्जैक्टली वन राइट एंगल। क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल्स हो सकते हैं? बताओ। कोई भी राइट एंगल हमने ट्रायंगल लिया, क्या मैं इसमें दो राइट एंगल्स बना सकती हूँ? मान लो मैंने कहा ये 90 है, ये भी 90 है, तो
तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होना चाहिए। मैं दो को 90 90 कह दूंगी तो तीसरा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, है ना। सो अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव टू राइट एंगल्स, इट हैज ओनली वन राइट एंगल। बाकी दो, वो कुछ भी और नहीं होंगे, वो एक्यूट ही होंगे, वो लेस देन 90 ही होने चाहिए दोनों। और बाकी दोनों का सम एग्जैक्टली 90 के इक्वल होगा। समझ में आ गया इतना? ठीक हो गया इतना? राइट। अब इसके बाद आता है, लिख लिया बच्चे सबने इतना? ठीक है। इसके बाद आता है, लिख लिया था ना? अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है एंगल? मोर देन 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होगा जिसमें एग्जैक्टली वन एंगल इज मोर देन 90, अदर टू आर एक्यूट एंगल। सिर्फ एक एंगल है मोर देन 90, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। और ऐसे ही अगर एक राइट ट्रायंगल होता है ना, तो ऐसे ही अ ट्रायंगल कैन हैव exactly one angle as obtuse। इसमें सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाकी दो एक्यूट एंगल्स। ठीक है, बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होने चाहिए, जरूरी है, कंपल्सरी है, वरना ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने अपने लाइंस एंड एंगल्स में नहीं किया ना, तो यहां पर थोड़े से क्या आपको स्टेटमेंट्स लिखवाती हूँ, विच एज नोट्स यू शुड रिमेंबर। लिखो पहली चीज तो, ट्रू फॉल्स में आपने मुझे बताना है, मैं जो बोल रही हूं मतलब वो सही होगी स्टेटमेंट या नहीं, और क्यों। अ ट्रायंगल लिखो, अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल्स लेस than 60 डिग्रीज। फॉल्स क्यों? अगर आपने तीनों एंगल्स लिए, उनका सम आपको 180 करना पड़ेगा। अगर आपने 60 से कम लिखे तीनों, है ना, तो मतलब अगर आप मुझे रीजन एक्सप्लेन करना है कि 60 से कम लिया, लेट मी टेक इट 59, तीनों को ऐड किया, आपका सम कितना बनकर आएगा? 177। इन दैट केस ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। सम 80 करने के लिए अगर मैं दो 59 ले रही हूं, तो तीसरे को 59 60 से बड़ा होना ही पड़ेगा। ठीक है। अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, हो सकता है। अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, ट्रू होता है ना ये? ट्राइंगल कैन हैव ऑल एंगल 60 डिग्री, तो ये कौन सा वाला ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल। ठीक है। हमारी चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज में प्रूव भी करना होता है कि बताओ भी, अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है जो कि है इक्विलेटरल, तो उसके सारे एंगल्स का मेजर जो आएगा ना तीनों के तीनों, वो 60 डिग्री होगा। तो हम ये प्रूव भी करते हैं वहां पे, इसको कैलकुलेट भी करते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो मैंने बता ही दिया कि ट्राइंगल कैन नॉट हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। उसको भी अगर आपको समझाना है तो आप लिख सकते हो कि अगर मैंने ऑब्ट्यूज लिया, देखो 91 डिग्री ऑब्ट्यूज होता है ना, 90 से बड़ा, तो अगर आपने दो 91 ले लिए तो ऑलरेडी सम 180 से एक्सीड कर चुका है, विच इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू कीप इट एग्जैक्टली 180। ठीक हो गया इतना? राइट। अब नेक्स्ट है, मतलब अगर आप कहो ना कि 89 प्लस 89 प्लस 2 डिग्री, तो बिल्कुल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। 89 डिग्री, 89 डिग्री और 2 डिग्रीज का अगर आप एंगल ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक होगी बात ये सबको? नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग एंगल्स एज 45 डिग्री, 64 डिग्री, 72 डिग्रीज, गिव रीजंस।
How many triangles can be drawn having angles as 45, 64, 72? Give reasons. इन चीजों को एक में यूज करना। एक ट्राइंगल के तीन हिस्से होते हैं, तीन उसके होते हैं एंगल्स। तो अगर तीन एंगल्स आपको दिए हैं तो कितने ट्राइंगल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? एक। अच्छा, इसमें बनेगा भी कि नहीं? हम्म। जब भी आपको एंगल्स दिए हो ना, तो सबसे पहले आपने इनको प्लस करना है। 180 कितना बन रहा है ये? 180। तो क्या ट्राइंगल बन सकता है? नहीं। ठीक है। नो ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन विथ, बिकॉज एज सम इज 181। अगर कल सम 179 भी लिखा होता ना इसमें, तब भी नहीं बनता। 179.9 भी होता तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। एग्जैक्टली हमें 180 ही चाहिए होता है आज थ्योरी में ना। मतलब कि अगर एक एग्जैक्ट फिगर को हमें एग्जिस्ट करना है तो सम ऑफ एंगल्स विल बी 180 ओनली। 180.0 भी नहीं, 101 भी नहीं लिख सकते हम। बात समझ में आ गई? कुछ चीजें बहुत फिक्सेटेड होती है कि 180.01 भी होगा तब भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 180 पर ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब लिखो, इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन विद एंगल्स 53, 64, 63 डिग्रीज? ये तीन डिग्रीज दी हैं। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन? हाँ प्रभु, कैसे करेंगे इसको? मैं पहले एक का साफ करूँ। निकाल बेटा फिर। 180 डिग्री आ रहा है सामने, निकाल कर। 180 आ रहा है ना? मेरे तीन तीन ड्रॉ करते हैं। तीन कैसे? अलग अलग एंगल्स पुट करेंगे। अलग अलग कैसे? सेम। ठीक है। अच्छा, हाँ। आ रहा है ना? हाँ, तो ट्राइंगल तो बन सकता है। अब कितने ट्राइंगल बन सकता है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाउ मेनी? अब कोई कह रहा है 1, अब कोई कह रहा है 3, राइट? अच्छा, अगर मैं आपको कहूं, तुम्हें कहूं यू ड्रॉ ट्राइंगल जिसपे आपने बेस लिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या आप ये तीनों एंगल्स ड्रॉ कर पाओगे? यू स्टार्ट विथ 53 हियर, है ना, और 64 यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो बाकी बचा हुआ एंगल 63 होगा। ठीक है। एंगल्स का नहीं मतलब, चेंजिंग एंगल्स तो हो ही सकते हैं, बट आई विल नॉट गो विथ चेंजिंग एंगल्स हियर, आई कैन गो विथ लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है। मैंने किसी को कहा 4 सेंटीमीटर के साथ बनाओ, तो वो भी बना सकता है यही सेम ट्राइंगल। किसी को कहा 1 से बनाओ, तो वो भी बना सकता है। 1 सेंटीमीटर लेकर ट्राइंगल ड्रॉ करो। मतलब यही ट्राइंगल की बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। सो इनफाइनाइटली मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन, क्योंकि उनकी सबकी लेंथ इक्वल डिफरेंट होगी। बात समझ में आई? तो जब एंगल्स इक्वल करने हो तो बहुत सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी, कोई लिमिट ही नहीं है। 5, 6, 7, 5.5, 5.1, 5.2, 5.3, जितने मर्जी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लो। अगर तीन एंगल्स का सम 180 से इक्वल है, सो देयर कैन बी एज मेनी एज पॉसिबल, जिसे हम लिख देते हैं इनफाइनाइटली मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। इतना क्लियर हो गया? ये जरूरी चीज है, कभी वाइवा हो या अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर हो तो वहां पर आता है। नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, वहां पर हम यूज करते हैं ये चीज। और दूसरी चीज है, अभी जो आपको ट्राइंगल्स है, इट इज अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। आई थिंक आपने कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है क्लास 7th और 8th में। डिलीट हो गई थी? खत्म है बिल्कुल? पहली बार पढ़ रहे हो? तुम्हारे टाइम में डिलीट हुई थी कि सब पहले से ही था? तुम्हारे टाइम में, हाँ, पिछले साल से तो सब पढ़ के आ रहे थे। चलो। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज लिखो। हमने एंगल के बेसिस पे तो बता दिया कि ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, जब सम ऑफ एंगल्स 180 हो। साइड्स के बेसिस पर कैसे बताएंगे? कि मैंने रैंडमली 3 नंबर्स दिए, आपको ड्रॉ करके ना देखना पड़े, आप देखकर बता दो नंबर्स को कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं। ये चीज आपको डिलीटेड थी, बट आई स्टिल से कि आप थ्योरेटिकली इसको याद रखो। लिखते हैं जिसमें सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी मोर देन थर्ड साइड। ठीक है। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। किया हुआ है, 8 में किया हुआ है, लिखा हुआ है, क्योंकि आपको 9th में डिलीटेड है ये चीज।
किया होगा ना? हाँ चलो, अच्छी बात है। लिख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, कि कभी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा होगा तभी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, वरना नहीं फॉर्म हो सकता। सो ट्राइंगल विथ साइड्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, डज दैट एग्जिस्ट? नो। सम ऑफ टू साइड्स मोर चाहिए, इक्वल भी नहीं चाहिए। सो इफ आई टेक 2 2 एंड 5, नो। ठीक है। 3 2 7, 4 3 एंड 6, सम ऑफ एनी टू साइड्स। 4 और 3 को ऐड किया, 7 6 से बड़ा है। 3 और 6 को ऐड किया, 4 से बड़ा है। और 4 और 6 को ऐड किया, वो 3 से बड़ा है। तो यहां से जैसे मर्जी, अब आप इसको जैसे मर्जी ड्रॉ कर लो, मतलब 6 को बेस ले लो, 3 को बेस ले लो, 4 को ले लो, आपका सबका ट्रायंगल बनेगा। और किसी ना किसी तरह से ना, जो मैंने ट्रायंगल में भी मैंने 6 को बेस लेके ड्रॉ किया, मैं उसे कट करूंगी ना, और आपके वाले ट्रायंगल्स को कट करूंगी, तो मैं उनको एक के ऊपर एक स्टैक कर सकती हूँ, उनकी एजेस को, मतलब 6 के साथ 6 वाली साइड मैच हो जाएगी, 3 वाली, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली आई कैन प्लेस देम। समझ में आ गया ना, कि उनको अगर इकट्ठा करके रखना है, जैसे शीट्स होती हैं, उनको इकट्ठा करके रखना है, तो वी स्टैक देम अकॉर्डिंगली, कि हम लेंथ वाइज उनको मैच करें, कॉर्नर से कॉर्नर मिला दें, करते हैं ना। तो ऐसे ही ये 4 3 6 वाले सारे ट्राइंगल्स कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे तो अपने आप एक के ऊपर एक आएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ऐसा प्लेस किया हुआ है और दूसरा कुछ ऐसा प्लेस किया हुआ है कि ये यहां से ऐसे जा रहा है, इस तरह से तो नहीं होगा। तीनों एक जैसे ही बनकर एक के ऊपर एक रखे जाए। ठीक होगी ना बात ये? अब नेक्स्ट आते हैं। इतने सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स तो किया, अब क्या होता है इकट्ठे ना, जैसे दो तीन चीजें मिक्स हो जाती हैं, या एक इंपॉर्टेंट सा हमारे पास ट्रायंगल आता है विच इज, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक रूल होता है विच वी से इज पाइथागोरस थ्योरम। आता है ना पाइथागोरस रूल, याद है कि नहीं? सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा पाइथागोरस का रूल ना साइड्स के बेसिस पर है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, इसको लिखते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सबसे आसान है ये सीखना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है सबको, राइट। अच्छा एक होता है, ये तो राइट ट्रायंगल है ना, एक होता है आइसोसलस राइट ट्रायंगल, वो कौन सा होगा? हम्म। आइसोसलस राइट ट्रायंगल मतलब ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है। जो हमारी बेस और परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस और दिस इज परपेंडिकुलर, इनकी लेंथ आपस में इक्वल, आइसोसलस भी है राइट भी है। ठीक है। आइसोसलस भी है और राइट भी है, दिस इज अ आइसोसलस राइट ट्रायंगल, बेस एंड हाइपोटेन्यूज सेम होते हैं। अच्छा इसमें भी ना जो हमारा पाइथागोरस रूल लगता है, ये सिर्फ राइट में होता है, नॉट एप्लीकेबल इन एक्यूट, नॉट एप्लीकेबल इन ऑब्ट्यूज। उनके लिए रूल्स अलग होते हैं पर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। ऑब्ट्यूज एक्यूट सब अलग है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली दो साइड्स पता हो तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरस रूल को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 4 एंड 5, इनको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ गया? तो सम बेसिक ट्रिपलेट्स आर, ये कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करते हैं, इतना लिख लिया हमने। तो सम बेसिक ट्रिपलेट, सबसे बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 एंड 5। ठीक है। उसके बाद आता है
5, 12 and 13। So एक है 8, 15 एंड 17। सो दे आर मेनी। थोड़े से बस बेसिक्स मेंशन कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो एक होता है 9, 40, 41। एक होता है 24, 25 एंड 7। जिसमें भी एक प्राइम नंबर हो ना, जिस भी ट्रिपलेट में एक प्राइम नंबर हो वो बेसिक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। एक या दो प्राइम नंबर, जिस भी ट्रिपलेट में एक कम से कम प्राइम नंबर होता है उसको हम बेसिक ट्रिपलेट मानकर चलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्यों है, मैं क्यों कहती कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, कि जब हमने आगे, मान लो ये मैंने तीन साइड्स ली, 3, 4 एंड 5। मैं कहती हूँ इन तीनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएंगे हमारे पास। इन तीनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, बोल क्या आएगा। 6, हम्म, आ गया ना। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, मतलब इसमें अगर आप 10 का स्क्वायर निकालोगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बनकर आए, ठीक है। इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। तो ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो मल्टीपल ऑफ अ बेसिक ट्रिपलेट इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट, पर तीनों साइड्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ये नहीं कि दो को कर दिया और हमने कहा नहीं जी अब तो ये बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी बेसिक ट्रिपलेट को जिसमें एक प्राइम नंबर है, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट इट बी 10, लेट इट बी 5, कोई भी ले लो, तो उसको आगे आगे जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो, जो भी रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो भी ट्रिपलेट्स ही होंगे। हो सकता है मैं एटलीस्ट वन कह रही हूं, तो वो बेसिक हो जाता है। इफ आई से 10, 6, 8, इसके आगे मल्टीपल्स, ये बेसिक नहीं है, ये तो किसी से बनकर आया है, इसमें एटलीस्ट वन प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर्स तो होने से रहे, ठीक है ना। तो अगर दो भी है तो भी चलेगा, ठीक है इतना, राइट। तो अब आते हैं हमारे पास जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज आती है, विच इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो, लिखो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कौन से होते हैं, ठीक है। तो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट अगर लिखनी हो तो कौन सी होगी, ठीक है। फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट करनी है, कोई भी दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसका मतलब दे शुड बी ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज, देन वी से दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं और उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एनसीईआरटी मैथ्स की है, तो सबके पास होगी है ना। तो अगर इसमें मैंने जैसे नई बुक्स लाकर रख दी, यहाँ पे 5 6 रख दी हुई हैं, आप सबको बोलते हो एक एक पिक करो, तो किसी ने पहले उठा ली किसी ने बाद में उठाई, विल दैट मेक अ डिफरेंस टू यू, कि उसने पहले ले ली मैं तो वो उठानी थी, उसमें कुछ अलग दिया हुआ है आपकी बुक में, मेरी वाली में कुछ अलग दिया हुआ है, ऐसा होगा नहीं। यू आर इंडिफरेंट बिटवीन ऑल द बुक्स बिकॉज ऑल आर सेम, प्रिंटिंग सेम है, जो फॉन्ट है वो सेम है, और मे बी जो क्वेश्चंस है वो सेम है सारे, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो हुई जिनमें हम वन ओवर अदर प्रेफर नहीं करते, जैसे चेयर्स हैं, सिर्फ पोजिशंस को छोड़ दो, कोई भी चेयर पे बैठना है तो आपके लिए सब सेम है, यहाँ बैठो या मैं कहूँ ये चेयर उधर रखकर वहां बैठ जाओ जहां पे बैठे हो, तो यू आर ओके विद इट बिकॉज ऑल आर सेम, आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट वो होती हैं जो ऑब्वियसली, हाँ, जो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाती हैं, जैसे हमारी A4 शीट्स आती हैं, जो रिम में शीट्स आती है ना, A4 शीट्स, उनको हम स्टैक कर सकते हैं एक के ऊपर एक, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ में आ गया, जैसे ये शीट्स पड़ी हुई हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, इनमें जो लाइंस लगी हुई है ना वो भी आपस में मैच करती है, समझ में आता है। इफ आई फोल्ड दिस शीट लाइक दिस, अगर मैं थोड़ा प्रॉपरली इसे फोल्ड कर दूंगी तो लाइंस भी आपस में ये मैच करती है, समझ में आ गया, इसे कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, ठीक है। और इस शीट के साथ उस शीट को मैच करना है, तो ऑब्वियसली ये नहीं कहूंगी कि नहीं ये बड़ी है या छोटी है,
दोनों में से कोई बड़ी कोई छोटी नहीं, सेम शेप सेम साइज, दोज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। अब आते हैं व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो फिगर्स में से अब वो दो सर्कल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो चेयर्स मैंने कॉन्ग्रुएंट बताई, दो बुक्स बताई, दो नोटबुक्स बताई, दो पेन्स बताए, कॉन्ग्रुएंट तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हम जो अपने यहाँ चैप्टर में स्टडी करते हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? ठीक है, लिखो। तो हमारे पास है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में मतलब टू ट्रायंगल्स हैविंग all angles and all sides equal। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली मतलब ये है कि कल मैं आपको बोलूं, ये लिख लो, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं कि मतलब क्या है। ठीक है। सेंटीमीटर्स का यूनिट हर जगह सेम है ना? सो इफ आई से माई मे बी आई हैव अ स्केल विच इज ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, कल मैं कहीं और जाती हूँ वो स्केल कैरी करके, तो 15 ही रहेगा, वहां जाके उसकी लेंथ बढ़ जाएगी क्या? वही रहेगी। उनकी मेजरमेंट में भी सेंटीमीटर उतना ही है जितना हमारे लिए। ठीक है। इफ आई गो टू यूएस टुमारो एंड से कि मेरे पास तो 15 सेंटीमीटर एंड माई सेंटीमीटर इज मोर देन योर्स, तो ऐसा होता है नहीं। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेंटीमीटर्स एंड इंचेस, आई एम टॉकिंग ऑफ सेंटीमीटर्स ओनली। तो जितने सेंटीमीटर्स का स्केल 15 का मेरे पास है वही आपके पास है, मैंने उससे लाइन सेगमेंट मेजर की, आपने मेजर की, दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है। तो ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है सिमिलैरिटी का, या किसी भी फिगर का, कि इफ आई से यू ड्रॉ, मैं आपको होमवर्क दे दूं, सब क्या करेंगे, 5 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करके उसे कट करके लेकर आए। 5 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, उसे कट करके लेकर आना है आपने। ठीक है। तो जो कल वो सब एक्टिविटीज नहीं मिलती है कि सर्कल ड्रॉ करके लेकर आओ, बोर्ड को डेकोरेट करना है हमने, है ना? तो सबको मैंने होमवर्क दे दिया कि 5 सेंटीमीटर के जगह सर्कल डिफरेंट कलर्स के कट करके ले आना। तो जो आप कट करके लेकर आओगे उनको मैं स्टैक बना सकती हूँ ना प्रॉपरली, है ना? ये तो नहीं होगा किसी का बड़ा हो सकता है, हाँ टेढ़ी मेढ़ी कटिंग, बट डू हैव दैट परफेक्ट कंडीशंस कि आप एग्जैक्टली सर्कल कट कर सकते हो। बिल्कुल कट करके लेकर आओगे, आपके पास मेजरमेंट्स भी सब सही है, सब कुछ ठीक है, राइट? तो आप जब कट करके लेके आ रहे हो वो एग्जैक्ट मेरे पास होगा, सभी सेम शेप सेम साइज होगी, कि तुमने अपने घर बैठ के बनाया, इसने अपने घर बनाया, लेकिन सबके लिए सर्कल्स वो सेम ही थे। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब है कि उसे मैं ड्रॉ करूं या उसे कोई और ड्रॉ करे, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एक के ऊपर एक स्टैक हो सकते हैं, एक के ऊपर एक रखे जा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच कर जाते हैं। ठीक है। अब मैं कहूं ये वाली बुक और इस वाली को मैं मैच करना चाहती हूँ कि ये प्रॉपरली मैच हो जाए, होगा ऐसा? नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट मैं आपकी एनसीईआरटी लूं और अपनी लूं, मैं कहूं इनको मैच कर सकती हूँ एग्जैक्टली, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएगा एंड कीप आई कैन कीप देम नाइसली। समझ में आ गई बात? तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब कुछ रूल्स होते हैं उनके कॉन्ग्रुएंसी में, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसका सिर्फ एक का प्रूफ है हमें, वो सबसे एंड में करेंगे, उनको रट्टा ही मारना है। प्रूफ ऑफ वन थ्योरम, सिर्फ एक रूल है जिसको प्रूफ करना होता है हमें। तो कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स को करने का रूल क्या है? ठीक है। अब ट्रायंगल अगर मैंने ड्रॉ किया, मान लो ये वाला, लेट्स सी अगर ये सिलेक्ट होता है ना, हाँ, इसको कॉपी किया एंड आई पेस्ट इट, बिल्कुल सेम बनकर आया। दीज आर कॉल्ड, मतलब कॉपी पेस्ट वाली फिगर्स जो होती है ना, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हुई, कि कल मैं इसके ऊपर एक ऐसा रख, समझ में आ गया? एंड फॉर एग्जाम्पल इसको टिल्ट भी कर दिया। ठीक है। तो इसको भी, इनको मैच करने के लिए ना, इसको भी टिल्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अब भी दोनों एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएंगे। बात समझ में आई? कॉरेस्पॉन्डिंग समझना है हमें, वो चीज हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, मतलब मंडे को मे बी या संडे को क्लास लूंगी तब होगी। ये चीज समझ में आ गई अभी इतनी? ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहला बेसिक रूल क्या होता है? साइड साइड साइड। अच्छा, मैंने ना अभी आपको बेसिक एक समझाया भी था कि मैं 3 4 5 वाला ट्राइंगल आपको ड्रॉ करने को दे दूं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5, सबको होमवर्क दे दूं, जब सब कल ड्रॉ करके लेकर आएंगे तो किसी का छोटा या किसी का बड़ा नहीं होगा, सबके एग्जैक्टली सेम होंगे। अब जैसे मर्जी ड्रॉ करो। अब हो इतना सकता है कि किसी ने 5 को बेस पे रखा, किसी ने 3 को बेस पे रखा और किसी ने 4 को बेस पे रखा,
वो हो सकता है, लेकिन आफ्टर सम रिवॉल्विंग आप सारे ट्राइंगल्स को मैच कर सकते हो। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब हम प्रूव करते हैं, इसका मतलब हम वो रूल्स उठाते हैं जहां पे जब मैंने जैसे मर्जी उस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, जो मेरा ट्राइंगल बना है, जैसी शेप मेरे वाले की आएगी वैसी ही शेप आपकी आएगी, सो बोथ ऑफ अस विल गेट वन यूनिक ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी तब होती है जब कुछ भी कोई भी ड्रॉ जैसे मर्जी कर ले, उसको जिस मर्जी डायमेंशन से ड्रॉ कर ले, लेकिन सबकी फिगर्स सेम बनेंगी, सो देयर इज वन यूनिक ट्राइंगल ड्रॉ। समझ में आ गई कि मैं आपको तीन एंगल्स नहीं दे रही हूँ, तीन एंगल्स पे आपने रैंडमली लाइन सेगमेंट ली और ड्रॉ करके मेरे पास आ गए, तो किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई भी इतना छोटा सा लेकर आएगा कि मैम ड्रॉ कर दिया बस आपने कहा था। तो सबके साइजेस डिफरेंट होंगे, बट इफ आई से कॉन्ग्रुएंसी दैट मीन्स वन यूनिक ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। वो कोई भी ड्रॉ कर ले आकर। ठीक होगी बात ये। एक होता है हमारा SSS, साइड्स ऑफ वन इक्वल टू साइड्स ऑफ अदर, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू साइड्स ऑफ अदर। ठीक है, आज सिर्फ हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, मैं आपको सारे रूल्स आज करवा दूंगी, थोड़ा बहुत इनके बारे में और स्टडी करेंगे कि क्या क्या होता है। तो मतलब इसमें अगर मैं कह रही हूं तो मैं लिखूंगी AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR। अगर मुझे ऐसी कंडीशन दी हो, मतलब तीन साइड्स दी हो आपको, आपने ऐसे बनाकर आगे हो ट्राइंगल को, तो हाँ मैं कहूंगी सबने सेम बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब आई शुड हैव एक ट्राइंगल की साइड AB, दूसरे की साइड PQ, एक ट्राइंगल की साइड BC, उसकी दूसरे की साइड QR, एक की AC, दूसरे की PR। तो जो हम इक्वल साइड्स लेते हैं उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, जिन साइड्स को हमने इक्वल लिया है ना, इनके लिए हम यूज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कि कल अगर मुझे इनको एक के ऊपर एक स्टैक करना है तो AB को PQ के ऊपर रखूंगी, BC को QR के साथ। सिंपल सी चीज है, इफ आई हैव टू पुट माई पेन इन साइड दिस पेंसिल बॉक्स, आई विल नॉट ट्राई पुटिंग इट लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं स्टैक करूंगी उसको। मैं कोशिश अगर चाहना चाहती हूँ कि ये अंदर स्टे करे, तो आई प्लेस इट अलाइनमेंट करके ही प्लेस करेंगे ना, कि लेंथ वाइज प्लेस करो उसको। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो अगर हम इसे ऐसे प्लेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग, कि हम लेंथ के अलोंग उसको प्लेस कर रहे हैं, नॉट एज कि ब्रेथ, नहीं जी मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ प्लेस करो। समझ में आ गई बात? तो उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द अदर, देन वी से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहला रूल। ठीक है, सेकेंड रूल लिखो। सेकेंड रूल होता है SAS। कल मैं आपको एक ट्राइंगल बनाने को कहूं जिसमें आपको दो साइड्स की लेंथ दे दी, यू हैव लेंथ ऑफ AB, यू हैव लेंथ ऑफ AC, और इनके बीच का एंगल भी है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट के साथ A इन बिटवीन क्यों आया? बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, मतलब अगर मैं कह रही हूं AB BC, तो एंगल जो है वो B है। बात समझ में आया? तो यहां से इफ आई टेक अनदर ट्राइंगल विच आई से, लेट मी से PQ वाली लेते हैं, तो AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR। इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स जो है वो B है, इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स है वो Q है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q दिया। ठीक है, तो एक बच्चा ड्रॉ करके लेकर आया ABC, दूसरे ने ड्रॉ किया PQR, दोनों के ट्राइंगल्स मैच करें। सो एंगल शुड बी इंक्लूडेड, लिखो इक्वल एंगल इज इंक्लूडेड between, इंक्लूडेड इन, या इंक्लूडेड इज इंक्लूडेड एंगल, या ये वाला जो इक्वल एंगल होता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय, इक्वल एंगल इज फॉर्म्ड बाय इक्वल साइड्स। वो एंगल की जो आर्म्स हैं वो इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, जो ये इक्वल साइड्स है ना, वो एंगल की आर्म्स बन के आ रही है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया इतना? ये सेकंड रूल है।
लिख लिया। अब थर्ड जो है हमारे पास वो लिखो। हम्म। कौन सा? एक्सेस से कोई रूल नहीं होता। बताती हूँ क्यों। बताती हूँ, वही मुझे समझाना है क्यों नहीं होता। तीसरा रूल होता है ASA, जिसे हम लिखते हैं एंगल साइड एंगल। बस इसका प्रूफ है हमें एज थ्योरम। वी हैव प्रूफ ऑफ ASA, बाकी किसी का प्रूफ नहीं है, तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट होगा। वी हैव ASA एंगल साइड एंगल। तो जैसे पहले एंगल इंक्लूडेड था, अब साइड इंक्लूडेड होगी। देखो कैसे। ABC लिया। क्या हो गया?